नमस्कार। न्यू ईयर के इस खास मौके पर एक खास पेशकश लेकर आए हैं हम मनी गुरु में। 2016 में कहां आप निवेश कर सकते हैं, इसी पर चर्चा होगी। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पहलुओं को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि टैक्स प्लानिंग हो, चाहे फिर इंश्योरेंस की बात करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट में किन चीजों को इंक्लूड करें, किन बातों का खास ख्याल रखें। एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम है, सीईओ सुंदरम म्यूचुअल, और साथ ही हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं मिस्टर मूर्ति नागराजन, हेड फिक्स्ड इनकम, जिनसे हम डेट आउटलुक लेंगे, क्वांटम एएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मदद करेंगे मिस्टर हेमंत रस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आइडियाज की हम बात करें, 2016 में इक्विटी के बगैर इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं होता, लेकिन 2015 में कैसा रहा इक्विटी मार्केट और खासतौर पर म्यूचुअल फंड से कितना पैसा आया, कितना पैसा बना, इसे समझ लेते हैं। हेमंत, आपसे शुरुआत करेंगे। 2015 अगर एक बहुत ही शॉर्ट में आपको समअप करना हो, मिला जुला रहा, लेकिन ओवरऑल कैसा लगा है आपको? 2015 कैसा रहा? देखिए, अगर हम 2015 की बात करें तो शुरुआत में जो उम्मीदें थी इक्विटी मार्केट से, अगर हम साल के आखिर में देखें तो जाहिर सी बात है कि वो जो उम्मीदें हैं पूरी खरी नहीं उतरी हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट है कि जिस तरह की रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इक्विटी से उनको नहीं मिली है। उसके कुछ कारण हैं, उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। बट जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो ये रिस्क जो हम बात करते हैं हमेशा वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है, जो ऐसे पीरियड हो सकते हैं जहां पे नॉन परफॉर्मेंस हो, वो अगर हम ये समझ के चलें और तब अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है फिर शायद उतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहां पे जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस को देखते हैं उसको भी बदलने की जरूरत है। ज्यादातर हम ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखते हैं। मुझे लगता है इक्विटी क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना एवरेज रिटर्न देखना होगा। एवरेज रिटर्न देखेंगे तो आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। दूसरा, अगर हम इक्विटी की बात करें, कहीं ना कहीं हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि रिलेटिव परफॉर्मेंस देखने की जरूरत है, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस नहीं। जैसे अगर हम देखते हैं कि इक्विटी ने हमको 3 या 4% का रिटर्न दिया, अगर हम उसको बेंचमार्क या अपना कोई बेंचमार्क से कंपेयर करें तो शायद हमें लगेगा कि जो फंड मैनेजर ने अपना काम किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आज भी अगर हम किसी भी कैटेगरी के इक्विटी फंड्स को देखें तो सब कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड ने जो उनके बेंचमार्क या जो मार्केट से उससे बेहतर रिटर्न दिया। तो अगर हम परफॉर्मेंस को देखने का नजरिया बदले तो शायद डिसअपॉइंटमेंट इतना नहीं होगा। और ये समझ के चलें कि इक्विटी की जो रोल है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो शायद मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होगा। यानी अप्रोच में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप केवल एक साल के लिहाज से इक्विटी मार्केट में या इक्विटी में चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर रहे हैं, आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। गोल बेस्ड अप्रोच आपकी होनी चाहिए। इक्विटी में हमने बात की, लेकिन डेट आउट शेयर करने के लिए मिस्टर मूर्ति नागराजन मौजूद हैं क्वांटम एएमसी से। मिस्टर नागराजन, अगर हम डेट फंड्स की बात करें या ओवरऑल भी अगर डेट मार्केट की बात करें, इस साल एक बड़ा इवेंट रहा आरबीआई की तरफ से जो ब्याज दरों में कटौती आई। ओवरऑल साल में 1.25% तक कटौती हुई। ऐसे में डेट मार्केट पर कितना असर पड़ा है और आपको क्या लगता है डेट फंड्स में पैसा बना या नहीं? लास्ट ईयर आप देखोगे तो डेट फंड ने अच्छा रिटर्न दिया कंपेयर्ड विद इक्विटी, कंपेयर्ड विद गोल्ड और कंपेयर्ड विद कमोडिटीज। तो लास्ट ईयर का रिटर्न तो अच्छा रहा है, अराउंड 8 to 10% पब्लिक को रिटर्न मिला है। And next year, the expectation is that markets will be slightly volatile in the sense that अभी क्या है कि next year का बोरिंग प्रोग्राम रहेगा एंड उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम रहेगा, फिर और उदयन भी रहेगा। तो बिकॉज ऑफ विच अराउंड 9.5 to 10 lakh crores का बोरिंग होगा। तो मार्केट जरा वॉलेटाइल रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, बट स्टिल इट शुड गिव ए डिसेंट रिटर्न नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। लास्ट ईयर जब देखेंगे 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। एफडी रेट से हम अगर कंपेयर करना चाहें 2016 के लिए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या है? एफडी में फिलहाल जो एक एवरेज ब्याज मिल रहा है 8 से 8.25% के आसपास है। कुछ चुनिंदा बैंक्स के हमने इंटरेस्ट रेट्स भी रखे हैं दर्शकों के सामने। अगर आप इसे डेट फंड से कंपेयर करते हैं, अगर कोई 1 से 3 साल के लिए निवेश कर रहा है, क्या सलाह देंगे उसे कि आप एफडी में, हालांकि इसमें टैक्स स्लैब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव बेट कौन सा है, बैंक एफडी या फिर डेट फंड्स 2016 के लिए? देखिए, एक्चुअली बैंक एफडी का बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि आपको लॉक इन पीरियड होता है 1 साल 3 साल। अगर 5 साल के रखे हुए तो आपको अगर टैक्स फ्री होता है, बट आपको 5 साल तक नहीं रखना है एफडी, आपको 1 साल 2 साल या 3 साल रखना है तो आपको मार्जिनल टैक्स रेट में
जो भी आपका मार्जिनल टैक्स रहेगा 30% आपका मार्जिनल टैक्स रेट है, तो आपको 30% में जो भी आपको 8% 9% मिलता है उसमें आप 30% कट कर रहे हो तो 6% आपका रिटर्न निकलेगा ऑन ए टैक्स फ्री बेसिस। बट म्यूचुअल फंड्स में अगर समझो आप 3 साल रहते हो तो आपको 20% का टैक्स रेट लगता है विथ इंडेक्सेशन। सो एज ए प्रोडक्ट एफडी से म्यूचुअल फंड्स डेट प्रोडक्ट्स आर मच बेटर। और ये इसमें क्या है कि आपको 6 महीना 1 साल या 2 साल के बाद जो आपको निकलना है तो आपको एग्जिट इजी है। एंड अभी क्या है कि नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द एक्सपेक्टेशन इज दैट ग्रोथ विल नॉट बी वेरी स्ट्रांग अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट। सो इंडिया इज वन ब्राइट स्पॉट वेयर देयर इज अ चांस दैट देयर कुड बी फर्दर रेट कट्स। वी एक्सपेक्ट अराउंड 25 to 50 basis point of rate cut, because of which there would be scope for you to make some capital appreciation plus accrual. आप देखोगे दुनिया में, आप देखोगे तो आपका 10-year yield चल रहा है 7.8, तो आपको इतना रिटर्न तो आपको कोई भी मार्केट में मिल नहीं रहा है। डेवलप मार्केट से छोड़िए, इवन इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में देखोगे यू आर नॉट फाइंडिंग, इवन ग्रीस में आप देखोगे तो भी आपको ऐसा रिटर्न नहीं मिलता जितना आपको इंडियन मार्केट में मिल रहा है ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस। So this looks to be a better investment option, and risk return perspective में देखे तो debt schemes looks to be better than an FD. Right. डेट स्कीम्स को एफडी से कंपेयर किया आपने, लेकिन ओवरऑल अगर समझें कि डेट फंड्स में पैसा लगाएं या नहीं, इक्विटी मार्केट में कितना पैसा लगाएं। सुब्रमण्यम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुंदरम म्यूचुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपसे अगर मैं ये एक आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूं कि 2016 के लिए कितना एलोकेशन डेट में रखें ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहे। इस साल क्योंकि बाजार से तो नेगेटिव रिटर्न मिला, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने काफी पैसा लगाया शेयर मार्केट में, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? मेरे ख्याल में लगभग 70% इक्विटी में और 30% डेट में लगानी चाहिए एक एवरेज इन्वेस्टर को इस साल में। कारण इसके लिए यही है कि इस साल निफ्टी में शायद आपको नेगेटिव रिटर्न मिला होगा, मगर अगले साल में आप देखेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी में नेगेटिव आने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं हम, और मिड कैप और स्मॉल कैप में डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न्स देख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स का अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही एक जीरो ट्रेंड पे रहा, रिड्यूसिंग ट्रेंड पे, और कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल प्राइस भी नीचे गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली और रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो डेट में भी आपको अच्छा पैसा बनने की एक उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रफली एक 70% इक्विटी में और 30% डेट में रखना एक अच्छी चीज होगी। लेकिन दो ऐसे क्लासेस के बारे में तो अब तक हमने बात की है, इक्विटी मार्केट और साथ ही गोल्ड को अभी तक हमने टच नहीं किया है। मिस्टर सुब्रमण्यम, गोल्ड से भी यहाँ कंपेयर करना जरूरी होगा, क्योंकि पिछले अगर हम 2 या 3 साल से देखें ट्रेंड गोल्ड का तो नेगेटिव है लगातार, और इस बार भी कुछ नया नहीं दिखा, वही नेगेटिव रिटर्न ही इस साल गोल्ड ने दिया। ऐसे में अगर अब एलोकेशन की बात हो रही है तो गोल्ड के लिए क्या आउटलुक है आपका? क्योंकि गोल्ड की जो राइज पहले हुई थी वो क्यूई के कारण हुई थी, क्योंकि दुनिया के मार्केट में लिक्विडिटी इतनी भरी हुई थी कि गोल्ड के ऊपर एक प्रेशर, बाइंग प्रेशर बढ़ गया था। और अब तो देखें आप, यूएस में इकोनॉमी रिकवर हो रहा है और रेट हाइक्स हो रहे हैं, तो डॉलर जब स्ट्रेंथन होती है तो नेचुरली गोल्ड को लिक्विडेट करके लोग डॉलर बेस्ड एसेट्स में पैसा लगाएंगे। अगले साल की भी यही उम्मीद है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि एक 1 year 18 months टाइम फ्रेम में गोल्ड ज्यादा बढ़ने की एक उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो अभी जो गोल्ड खरीद रहे हैं, जो कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी ज्वेलरी, जैसे डॉटर की शादी, ऐसे एलोकेशन के लिए जो करते हैं वो करता रहना चाहिए। मगर एक 18 months 2 years में अगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड से, तो वो थोड़ा उम्मीद शायद नहीं हो पाएगी। राइट। इस साल लिक्विड फंड्स चमके हैं। हेमंत, आपका क्या व्यू है? अगर मैं सभी एस्पेक्ट्स को देखूं, लिक्विड फंड्स कैसे रहे हैं या फिर गोल्ड का आउटलुक क्या है, ओवरऑल आप क्या सलाह दे रहे हैं निवेशकों को कि 2016 के लिए उनका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आपको ये देखना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो गोल्स हैं, जैसे आपने भी बात की गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, उसके लिए क्या सही है। यानी अगर हम अपने गोल्स की बात करें तो हम सभी के कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं। तो जब आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप डिसाइड करेंगे कि मेरे गोल्स कितने हैं और हर गोल को पूरा करने के लिए मेरे पास कितना समय है और कितना मुझे टारगेट लगेगा, और फिर एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है।
इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आप मार्केट मूड्स या इंटरेस्ट रेट या जो हो रहा है बाजार में उसको देख के अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। यानी अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिसमें आपको 15, 20 या 25 साल का समय है, तो ऑटोमेटिकली आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है। जो वॉलेटिलिटी रिस्क है उसको टैकल करने के लिए अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें तो एक तो आपको एवरेजिंग का फायदा होगा, दूसरा जो सही पोटेंशियल है इक्विटी का वो आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे आपने अगर लिक्विड फंड की बात की, लिक्विड फंड जो है एक पार्किंग है बेसिकली। अगर आप 2-3 महीने के लिए पैसा लगाना तो आप लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का फायदा यह है क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट भी हैं और रिटर्न भी थोड़ी बेहतर देते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो यहां इसका अप्रोच का फायदा यह है कि आप मार्केट मूड या इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट को नहीं देख रहे हैं, जो जैसा हमने इक्विटी में देखा 2015 में कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि आप साल के शुरुआत में सोच रहे थे कि शायद 15-20% का रिटर्न मिलेगा, जो आपको नहीं मिला है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच लगाइए, मार्केट के ऊपर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट के ऊपर ध्यान मत रखिए, लेकिन उसके बेसिस पे अपनी एलोकेशन, उसके बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो मत बनाइए। हां, ये हो सकता है कि इक्विटी के अंदर आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स को, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसको बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो ओवरऑल एसेट एलोकेशन है वो आपके टाइम होराइजन, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करें। और वही अप्रोच मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर 2016 में भी करें और उससे आगे भी करें। तभी जाके हर एसेट क्लास का उनको फायदा होगा और अपने जो भी गोल्स हैं उसको वो पूरा कर पाएंगे। राइट। अगर सोने के ट्रेंड की हम बात करें तो 2015 में कीमतों में लगभग 11% की हमने गिरावट देखी और इनफैक्ट 2011 से 2015 की जो बीते 5 साल रहे वहां पर भी -45% तक की गिरावट रही। और जैसे कि आपने कुछ क्यूज के बारे में भी डिस्कस किया हेमंत की, यूएस में चाहे ब्याज दरें का बढ़ना हो क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि फर्दर और वहां पर हाइक्स होंगी, ऐसे में गोल्ड पे तो प्रेशर रहेगा ही। लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। काफी पॉपुलर हैं छोटे निवेशकों में जो छोटे अमाउंट के निवेश करते हैं। ऐसे में कुछ टॉप 10 स्कीम्स हमने निकाली हैं अपने दर्शकों के लिए कि 2016 में वहां पर निवेश किया जा सकता है, क्योंकि काफी कम अमाउंट से वहां पर निवेश किया जा सकता है। 500 से लेके 1500 तक का भी इन्वेस्टमेंट से एक लंबी अवधि के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो काफी पॉपुलर रहती हैं। आपका व्यू क्या है, चाहे फिर हम पोस्ट ऑफिस आरडी की बात करें या फिर पोस्ट ऑफिस में चलने वाली जो कई और स्कीम्स हैं इंक्लूडिंग पीपीएफ और 2015 में सुकन्या समृद्धि स्कीम, इस पर बहुत चर्चा हुई। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है हेमंत आपकी, और आप क्या सलाह देते हैं कि इस तरह की डेट स्कीम्स में कितना निवेश, कितना एक्सपोजर रखना चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, आप ये भी चाह रहे हैं कि जो आपके रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट हो, तो डेफिनेटली ये दोनों की दोनों स्कीम्स कंसीडर करने लायक हैं। दोनों के बीच में अगर आप कंपेयर करें तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है, एटलीस्ट अभी जो रेट्स हैं। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो पीपीएफ में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि में आप 10 साल की उम्र के बाद जब कन्या के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, 18 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल पाते हैं। पीपीएफ में जैसा मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि कुछ हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शन में जाए, तो मुझे लगता है दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन काफी बेहतर हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव अपनी अगर डॉटर के लिए एक कॉर्पस बनाने का है, अगर उसके लिए आप सुकन्या समृद्धि देख रहे हैं और अगर आप जन्म से या 1-2 साल के बाद से शुरुआत करते हैं, तो मेरा यह मानना है कि एसआईपी के द्वारा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे वो बैलेंस फंड हो या इक्विटी फंड हो, आपकी रिटर्न जो है कहीं बेहतर हो सकती है। और ये हमने देखा है कि इक्विटी के ट्रैक रिकॉर्ड में जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो कहीं ज्यादा मिलेंगे। और टैक्स एफिशिएंसी में भी अगर आप दोनों तरफ से देखना चाहें, इन्वेस्टमेंट और जो रिटर्न है, रिटर्न तो इक्विटी में 1 साल के बाद पूरे टैक्स फ्री है ही। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो इन्वेस्टमेंट के टाइम भी जैसे 80C में अगर आप बेनिफिट मिले, तो जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, कभी कभी हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मुझे लगता है उनको अगर अपने ऐसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए अलाइन करें तो आपको दोनों जो बेनिफिट हैं इन दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, वो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है दोनों का मिक्स करें, सुकन्या, पीपीएफ या दोनों में से एक, और साथ में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है काफी अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। राइट। तो एसआईपी में भी आप निवेश करें और साथ ही जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा टॉप 10 स्कीम्स हमने आपके सामने रखी हैं, इसको भी थोड़ा सा आप पोर्शन रख सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। पोस्ट ऑफिस के अंदर ही बहुत सारी डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, क्विकली देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको वहां पर मिलता है। जो मंथली इनकम स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की, उसमें 8.4%, जो कि काफी डिसेंट रिटर्न माना जा सकता है अगर आप बैंक एफडी से कंपेयर करेंगे
पाएंगे। साथ ही अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खोलेंगे वहां पर भी 8.5% तक का रिटर्न आपको मिलेगा। हालांकि जो बैंक खाता होता है उससे कुछ अलग नहीं होता यहाँ का भी खाता, लेकिन अच्छी बात यह कि मामूली 50 रुपए से आप खाता खोल सकते हैं। 4% का आपको ब्याज यहां मिलता है। अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं यानी 1 साल 2 साल या 3 साल के डिपॉजिट करते हैं, यहां पर भी 8.5% तक का आपको ब्याज मिल पाएगा। एनएससी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं 5 साल या 10 साल की, तो वहां भी 8.5 से 8.8% तक का रिटर्न मिलता है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए खासतौर पर पोस्ट ऑफिस एक स्कीम लेकर आता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहां पर क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। 9.3 हाईएस्ट है स्मॉल सेविंग्स की सभी स्कीम्स में से। साथ ही 2015 में किसान विकास पत्र की शुरुआत दोबारा से हुई है। यहां पर 8.7% जो पीपीएफ के बिल्कुल कंपैरिजन में है, सेम इंटरेस्ट रेट 8.7% पीपीएफ में भी आपको मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कोई टैक्स छूट आपको नहीं मिलती है। साथ ही सुकन्या समृद्धि स्कीम, अगर पीपीएफ खाता नहीं है और आपके पास आपकी कोई बेटी है 10 साल से कम उम्र की, उसके लिए आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। 9.2% रिटर्न आपको यहां पर मिलता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुछ अच्छे फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं 2016 में जहां आप निवेश कर सकते हैं। चल लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर 2016, यानी कि इस साल आपको कहां निवेश करना है। अगर आप कहीं चूक गए 2015 में, तो इस बार आप उसकी जो कमी है उसे पूरी कर सकते हैं। पैनल हमारे साथ खास मौजूद है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग पहलुओं को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने बात करी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड के आउटलुक पर और साथ ही डेट फंड्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अगले साल यानी कि 2016 जो साल शुरू हो चुका है, इसमें अब आपको क्या करना है। एक एस्पेक्ट ये भी है म्यूचुअल फंड जैसे कि एसआईपी के बारे में हिम्मत ने कहा कि आपने अगर कुछ एलोकेशन डेट स्कीम्स में किया हुआ, जिनके बारे में हमने अब तक बातचीत की है, कितना इंटरेस्ट उस पर मिलता है, उसके बिसाइड्स कुछ एसआईपीज भी आप डेफिनेटली 2016 में शुरू करें। कुछ टॉप 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स पर नजर डाल लेते हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन कंसिस्टेंटली दिया, यानी कि लगातार पिछले 5 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन मिस्टर सुब्रमण्यम, आपके पास आना चाहेंगे, अगर हम ओवरऑल कैटेगरी वाइज समझने की कोशिश करें, इस साल मल्टी कैप्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और 2015 से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले साल, मुझे याद है आपके साथ, तो सुंदरम सिलेक्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। सुंदरम स्माइल का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रहा। इस बार किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का? मिड कैप कैटेगरी में आप देखेंगे करीबन मिड कैप इंडेक्स ने 7-8% रिटर्न दिया है एक साल में, और हमारी जो सेलेक्ट मिड कैप जिसकी आपने अभी चर्चा की, उसने करीबन 10% की रिटर्न दी है एक साल के अंदर। तो इसका और 2 साल में अगर देखेंगे रिटर्न्स, करीबन 40% रिटर्न दिया है इस फंड में। तो ये फंड एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है, और इसके पीछे जो कारण है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टर्स में हम लगाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग। सो जब इकोनॉमी रिवाइवल मोड पे होती है ना, तो मिड कैप स्टॉक्स है ना, वो बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो 2016 के लिए भी आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बढ़िया परफॉर्मेंस अगेन दिलवा सकती है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। इसलिए मैं ये कहूंगा निवेशकों को कि एलोकेशन लास्ट ईयर आप देखेंगे, टोटल फ्लोज देखेंगे तो करीबन 70 to 75% लार्ज कैप क्षेत्र में गए थे और 25 से 30% मिड और स्मॉल कैप में दिए थे इन्वेस्टर्स ने। इस साल थोड़ा मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, फ्रॉम 25 to 30 to 40 to 45%। उससे उनको बेहतर रिटर्न मिलने की एक अच्छी आशा रख सकते हैं। एक बार टॉप 10 स्कीम्स जो हमने आपके लिए चुनी है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, उस लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। कौन से वो 10 फंड्स रहे जिन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यानी कि जैसे कि शुरुआत में भी हिम्मत ने कहा कि सिर्फ 1 साल के प्रदर्शन से आप जज ना करें, बल्कि ओवरऑल पिछले 3 साल या 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उन टॉप 10 फंड्स के में भी नजर डाल लेते हैं। चाहे फिर हम उसमें हम देखेंगे लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा मल्टी कैप और मिड कैप फंड ज्यादा रहे हैं। हालांकि एक एस्पेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का इंश्योरेंस भी होता है, और यूलिप की हम बात करें या फिर ईएलएसएस से उसे कई दफा देखते हैं कि वो कंपैरिजन होता है। हेमंत, आपका कमेंट मैं इस पर लेना चाहती हूं। ईएलएसएस का जिक्र आप कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। यूलिप्स का चेहरा लेकिन काफी समय में बदला है, यानी कि यूलिप्स अगर 2010 के बाद से ही देखें, काफी लो कॉस्ट यूलिप्स भी अब मार्केट में अवेलेबल है। कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं, फिर चाहे एचडीएफसी क्लिक टू इन्वेस्ट की हम बात करें। एट दिस पॉइंट अगर कोई यूलिप को भी शामिल करना चाहे पोर्टफोलियो में, क्या सलाह है आपकी ऐसे निवेशकों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा यूलिप जो एक अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए है। दूसरी मेरा ये मानना है कि
आप जब भी इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट लें तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, क्या हम ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो यूलिप हो या कोई भी ट्रेडिशनल प्लान हो, कि जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस देख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आप यूलिप की भी बात करें तो आप जितना आपको रिस्क कवर होना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। काफी बार हमने देखा है कि आप इन्वेस्टर जो है 10 या 15 लाख का कवर ओवरऑल लेते हैं, जबकि उनकी जरूरत शायद 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को या आपके जो डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है फैमिली में, उनको आप कहीं ना कहीं रिस्क में एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और जो इंश्योरेंस है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स को आप अलग रखिए। मेरा ये मानना है कि आप इंश्योरेंस में प्योर अगर टर्म प्लान लें तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको रिस्क कवर जितना चाहिए उतना मिलता है। दूसरा, आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो कहीं कम पे करते हैं। उसके सामने अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें या यूलिप की बात करें, जो ऑप्शंस आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकती हैं वो शायद यूलिप से कहीं ज्यादा है। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है वो ज्यादा है। अगर हम शायद कॉस्ट की बात करें वो भी उसमें फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूलिप आप बिल्कुल ना देखें, लेकिन अगर आप शायद एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है तो आप चाहें तो यूलिप देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो रिस्क कवर है जितना आपको चाहिए उसमें आप कंप्रोमाइज करेंगे। आप थोड़े से अगर एक्टिवली पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी या जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहें और साथ में टर्म प्लान, वो जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है वो डेफिनेटली यूलिप से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो एक और इन्वेस्टमेंट आइडिया ये भी कि आप अपने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग रखें, और क्योंकि जनवरी से मार्च का जो समय होता है टैक्स प्लानिंग के लिए भी बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लास्ट मिनट में ही अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। ऐसे में वो टॉप 10 स्कीम्स जहां पर आपको टैक्स की छूट मिलती है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर आपने पीपीएफ खाता अभी तक नहीं खोला है तो अब आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी मेडिकल पॉलिसी है या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके प्रीमियम पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं। साथ ही सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसके बारे में हमने शो में शुरुआत में चर्चा भी की, 9.2% आपको इंटरेस्ट यहां पर मिलता है, उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अगर कोई होम लोन ले रखा है आपने तो उसके प्रिंसिपल पर भी एटीसी के अंदर आपको छूट मिलती है। टैक्स सेविंग एफडीज, शुरुआत में हमने आपको उसके इंटरेस्ट रेट्स भी बताया था, और टॉप 5 टैक्स सेविंग एफडीज के बारे में भी बताया था। तो ओवरऑल ये 10 ऐसे टॉपिक्स है या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर आपको टैक्स की छूट मिलती है। तो सभी एस्पेक्ट्स को हमने टच करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल समय की कमी है, इस खास पेशकश को यहीं रोकेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय निकालने के लिए। अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।